हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद अनूप। अनूप परिवार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लेकर आ गए हैं पॉलिटी का नेक्स्ट लेक्चर, जिसमें हमने अभी तक 12th लेक्चर डिस्कस कर दिए हैं। 12 लेक्चर हमने डिस्कस कर चुके हैं और ये 13th लेक्चर आज के सामने प्रेजेंट हो रहा है। और सारे हम लोग देख रहे हैं कि जल्दी जल्दी से इसलिए सारा चीज़ लगभग पोर्सन सबका कवर होने वाला है, तो इसलिए आप जल्दी से सब चीज़ें आ जाइएगा ऑनलाइन सब करके और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। और ऐसे ही वीडियो लगातार पाने के लिए ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें अपने दोस्तों के साथ। ठीक है, तो चलते हैं आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। और ये यहाँ जो स्टडी विथ अनूप के नाम से ये हमारा टेलीग्राम चैनल भी है, तो वहाँ पर सारी की सारी पीपीटी जो है आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगी। ठीक है, तो ज़रूर ज्वाइन करिए। जीत जीत का जो कॉन्सेप्ट लेकर चल रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो आज की क्लास 13th का क्लास का पहला जो क्वेश्चन है आज स्टार्ट करते हैं। तो पहले क्वेश्चन में बोला गया है द फंक्शन ऑफ प्रोटेम स्पीकर इज। तो प्रोटेम स्पीकर क्या होता है, लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था कि जो सीनियर मोस्ट मेंबर इलेक्टेड होता है, न्यूली लोकसभा इलेक्टेड लोकसभा का, उसका सीनियर मोस्ट मेंबर होता है जिसको प्रेसिडेंट नॉमिनेट करते हैं। और डेट भी प्रेसिडेंट ही डिसाइड करनी है किस दिन उनको इलेक्ट करना है, यानी कि चुनना है प्रोटेम स्पीकर को। ठीक है, ओथ कौन दिलाता है प्रोटेम स्पीकर को, तो प्रेसिडेंट ही दिलाते हैं। तो प्रेसिडेंट तो कह रहे हैं कि जो प्रोटेम स्पीकर होता है उसका फंक्शन क्या होता है। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट कह रहा है द कंडक्ट द प्रोसीडिंग ऑफ द हाउस इन द अब्सेंस ऑफ स्पीकर, यानी कि जब स्पीकर नहीं होंगे, यानी कि स्पीकर की अनुपस्थिति में क्या हाउस को वो चलाएंगे। पहला स्टेटमेंट ये कह रहा है। दूसरा कह रहा है ओथ एडमिनिस्टर ओथ और टू द मेंबर्स, यानी कि जो मेंबर इलेक्ट होकर आए होंगे उनकी जो ओथ है, अफर्मेशन है, उनको एडमिनिस्टर करेंगे, यानी कि जो शपथ होगी उनको देखेंगे, शपथ कर दिलाएंगे उनको। फिर तीसरा कह रहे हैं और ऑप्शन सी में ऑफिशिएट एज ए स्पीकर व्हेन स्पीकर इज अनलाइकली टू बी इलेक्टेड, यानी कि ऑफिशिएट करेंगे, यानी ऑफिसर की तरह वर्क करेंगे जब तक स्पीकर का इलेक्शन नहीं हो जाता। ठीक है, यानी स्पीकर की तरह अनलाइकली टू बी इलेक्टेड, जब तक वो चुने नहीं जा सकते हैं, ऐसा। फिर ऑप्शन डी में कह रहा है चेक ओनली चेक इफ इलेक्शन सर्टिफिकेट्स ऑफ द मेंबर इन आर इन ऑर्डर, कि केवल इसके लिए चुना जाता है कि सारे जो इलेक्शन सर्टिफिकेट मेंबर्स चुनकर आए होंगे, इलेक्शन सर्टिफिकेट्स मेंबर के, वो इन ऑर्डर में हैं कि नहीं। तो ये कोई नहीं, तो मेन वर्क वही फंक्शन क्या होता है स्पीकर और प्रोटेम स्पीकर का, तो वो क्या होता है एडमिनिस्टर ओथ टू द मेंबर्स, यानी कि जो एमपी होके एमएलए जो एमपी आएंगे लोकसभा में उनको क्या करते हैं, ये ओथ दिलाते हैं। ठीक है, ओथ कौन एडमिनिस्टर करता है, तो वो प्रोटेम स्पीकर करते हैं। तो ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। सेकेंड क्वेश्चन है, इसमें बोला गया है दो स्टेटमेंट दिए गए हैं, उसमें पूछा गया है। पहला स्टेटमेंट कह रहा है करेक्ट पूछा गया है, तो पहला स्टेटमेंट कह रहा है द स्पीकर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली शैल वैकेट हिज और हर ऑफिस इफ ही और सी सीज टू बी अ मेंबर ऑफ द असेंबली, यानी कि जो स्पीकर ऑफ जो लेजिस्लेटिव असेंबली की बात हो रही है कि कोई जो स्पीकर है लेजिस्लेटिव असेंबली का, अगर वो अपना मेंबरशिप को छोड़ देता है या उसकी मेंबरशिप खत्म हो जाती है, तो उसको स्पीकरशिप से क्या करना पड़ेगा, उसको खाली करना पड़ेगा, ऐसा बोला गया है। ठीक है, यानी अपनी सीट जो है कि स्पीकर जो स्पीकर था उसको रिजाइन करना पड़ेगा। ठीक है, ये कह रहा था, ये एकदम स्टेटमेंट आपका करेक्ट है पहला। सेकेंड कह रहा है वेन एवर द लेजिस्लेटिव असेंबली इज डिजॉल्व, यानी कि जो जब लेजिस्लेटिव असेंबली डिजॉल्व हो जाएगी द स्पीकर शैल वैकेंट हिज ऑफिस इमीडिएटली, यानी कि जैसे ही लोकसभा, यानी अभी अगर बात कर रहे हैं स्टेट की, तो स्टेट की यानी कि जो विधानसभा होगी जैसे ही डिजॉल्व होगी और उसके तुरंत बाद क्या स्पीकर क्या करता कह रहे हैं कि रिजाइन कर देगा। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। स्पीकर तब तक हाउस में रहता है जब तक कि नई लोकसभा या नई असेंबली, जब तक न्यू असेंबली का इलेक्शन नहीं हो जाता है। कब तक, न्यू असेंबली जब आएगी और जब पहली मीटिंग शुरू होगी उससे जस्ट पहले क्या होगा, वो रिजाइन करेगा। ठीक है, तो दूसरा स्टेटमेंट क्या है आपका, रॉन्ग है। तो इसमें पूछा गया है हमको, उससे पूछा गया है करेक्ट पूछा गया है, तो ओनली वन इज करेक्ट है। तो कहाँ पर दिया, किस ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन ए में दिया गया ओनली वन इज करेक्ट। तो आंसर क्या होगा इसका, ऑप्शन वन इज द राइट आंसर, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन में कह रहा है द स्पीकर ऑफ द लोकसभा मेक्स द यूज ऑफ हिज कास्टिंग वोट्स ओनली, यानी जो लोकसभा के स्पीकर है वो कास्टिंग वोट कभी यूज कर सकता है, मेक यूज कर सकता है अपना, कब,
कब? तो ऑप्शन आपका दिया गया है टू सेव द एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट। अगर आपने नहीं देखा तो इस क्वेश्चन का आंसर का पहले से पहले तो पता होगा, जो हमारे चैनल को लगातार फॉलो करते रहे होंगे। अगर नहीं पता कि ये नहीं देखा है तो आप जरूर लास्ट जो लेक्चर्स हैं, वो जो प्लेलिस्ट दी जा रही है आपको, इसमें ऐड करके डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर आपको मिल जाएंगे। सारे लेक्चर जरूर पढ़िएगा, और सारे के सारे 99% क्वेश्चन है हमारा दावा कि इसी से ही आएंगे, जितने भी पॉलिटी के सेक्शन से जो भी सवाल आने वाले होंगे। ठीक है, तो कहाँ पर कह रहे हैं कि टू सेव द एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट, यानी कि गवर्नमेंट को, जो गवर्नमेंट है उसको बचाने के लिए। ठीक है। सेकंड कह रहा है इन केस ऑफ ए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, यानी कि जो संवैधानिक जो संशोधन है उनमें कुछ उस संवैधानिक अगर संशोधन किए जा रहे हैं उसके उस अवस्था में या उस केस में कह रहे हैं। ऑप्शन सी में कह रहा है इन केस ऑफ इमरजेंसी, यानी इमरजेंसी की सिचुएशन में। ऑप्शन डी में कह रहा है इन केस ऑफ टाई व्हेन वोट्स आर इक्वली डिवाइडेड, यानी कि जब ऐसी कंडीशन आ जाए कि जब टाई हो जाए जैसे होता है, और उस केस में क्या होगा, यानी वोट दोनों पार्टी में, अपोजिशन लीडर मतलब अपोजिशन में और पक्ष और विपक्ष में दोनों के वोट क्या हों, बराबर हों, तो उस कंडीशन में ही क्या करते हैं, वोट करते हैं स्पीकर, उसे बोला जाता है कास्टिंग वोट। तो ऑप्शन क्या होगा, डी इज द राइट आंसर फॉर दिस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द स्पीकर, द फर्स्ट स्पीकर अगेंस्ट हुम अ मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस मोशन मूव्ड इन द लोकसभा, यानी कि पहले स्पीकर कौन थे जिन्होंने नो कॉन्फिडेंस मोशन को मूव किया था। तो ऑप्शन आपका दिया है बी आर झाकड़, ऑप्शन बी दिया है आपका जी बी मावलंकर, ऑप्शन सी दिया है हुकुम सिंह, ऑप्शन डी दिया है के एस हेगड़े। तो फर्स्ट स्पीकर ऑफ लोकसभा कौन थे, वो आपके जी बी मावलंकर, गणेश विद्या मावलंकर जिनको नाम था। ठीक है, जी बी मावलंकर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कह रहे हैं कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड दैट द स्पीकर शैल हैव एंड एक्सरसाइज अ कास्टिंग वोट इन केस ऑफ इक्वलिटी। अभी जैसे हमने देखा था कि कास्टिंग वोट कब स्पीकर कब किस कंडीशन में कास्ट कर सकता है, जब अपोजिशन और लीडर अपोजिशन और लोकसभा यानी कि पक्ष और विपक्ष दोनों के वोट क्या हों, बराबर हो जाए, इक्वलिटी के कॉन्सेप्ट पर। तो ये किस आर्टिकल में दिया गया, ऐसा किसमें पूछा गया है। तो कह रहा है कि किस आर्टिकल में दिया गया, तो ऑप्शन ए में दिया आर्टिकल 99 है, ऑप्शन बी है आर्टिकल 103 एंड ऑप्शन सी है आर्टिकल 100 एंड ऑप्शन डी है आपका 102। तो किस केस में है आपका, आर्टिकल 100 में कहा गया है कि जब कास्टिंग वोट किस केस में दिया जाएगा, तो आर्टिकल 100 में बात की गई है। अगर इसी में आर्टिकल 103 की बात करते हैं तो इसमें क्या दिया है, मेंबर ऑफ डिसीजन फॉर मेंबर ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन का डिसीजन इसके अंदर देता है स्पीकर, और डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर किसके अंदर होता है, आर्टिकल 102 में। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। द फर्स्ट फीमेल स्पीकर ऑफ लोकसभा एज, यानी कि जो पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष थी तो कौन थी। ठीक है, ऑप्शन ए दिया है विजय लक्ष्मी पंडित, ऑप्शन बी है सुचेता कृपलानी, ऑप्शन बी सी है आपका तारकेश्वरी सिन्हा, ऑप्शन डी है आपका मीरा कुमार। तो जो फर्स्ट फीमेल स्पीकर थी यानी पहली महिला लोकसभा स्पीकर थी तो कौन थी, वो मीरा कुमार थी। ठीक है, ये कब आई थी, 2009 में निकल हुआ था, यानी कांग्रेस की गवर्नमेंट के समय आई थी। ठीक है, अभी ये भी क्या, ये अभी जब इलेक्शन हुआ था रामनाथ कोविंद जी के टाइम पर, इनको क्या बनाया गया था, प्रेसिडेंट कैंडिडेट भी इन्हीं को बनाया गया था। ठीक है, प्रेसिडेंट कैंडिडेट बनाया गया था। सुचेता कृपलानी की अगर हम बात करते हैं तो ये क्या फर्स्ट वुमेन चीफ मिनिस्टर थी, फर्स्ट वुमेन सीएम कहाँ की, यूपी की भी थी और पूरे इंडिया की भी थी, यूपी एंड इंडिया दोनों की बात कर रहे हैं। अगर इंडिया में पहली महिला मुख्यमंत्री थी तो वो भी सुचेता कृपलानी थी, और अगर यूपी की बात करेंगे तो अभी पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी, सुचेता कृपलानी थी। अगर पंडित विजय लक्ष्मी की बात करते हैं तो ये क्या है, ये फर्स्ट वुमेन थी जो कहाँ पे यूएन में इंडिया को रिप्रेजेंट करती थी, फर्स्ट वुमेन यूएन रिप्रेजेंटेटिव थी जो इंडिया को, जिन्होंने फर्स्ट महिला थी जिन्होंने यूएन में इंडिया को रिप्रेजेंट किया था, कौन थी, विजय लक्ष्मी पंडित। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। कह रहे हैं इन केस ऑफ डिप्यूटी स्पीकर इज प्रोसाइडिंग द लोकसभा ही हैज टू राइट, यानी अगर जब ऐसा कंडीशन हो कि क्या हो, डिप्यूटी स्पीकर यानी कि उप स्पीकर जो होते हैं, उप अध्यक्ष होंगे, उपाध्यक्ष जो होंगे वो हाउस को चला रहे हो, प्रोसीड कर रहे हो, तो क्या कह सकते हैं, ही हैज राइट, उसके पास अधिकार है किसका, ऑप्शन ए में दिया है टेक पार्ट इन द डिलिब्रेशंस। तो आपको अगर पता होना चाहिए, पहले तो पता ही होगा जब वो डिप्यूटी स्पीकर थे पोस्ट पर, जब क्या स्पीकर नहीं होगा, अगर जब वो स्पीकर की तरह वर्क करेंगे तो डिप्यूटी स्पीकर ही वो क्या, उनके सारे राइट्स किसको मिल जाएंगे, वो जो स्पीकर वाले राइट्स डिप्यूटी स्पीकर को मिल जाएंगे। तो कह रहे हैं कि ऑप्शन ए में कह रहे हैं टेक पार्ट इन इट्स डिलिब्रेशन, ऑप्शन बी में है वोट्स ऑन एनी प्रोपोजिशन बिफोर द हाउस एज अ मेंबर,
ऑप्शन सी में दिया वोट इन द इवेंट ऑफ इक्वलिटी ऑफ वोट्स, ठीक है। ऑप्शन डी में दिया नो राइट टू प्रोसाइड अ ज्वाइंट सिटिंग ऑफ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट इन केस ऑफ पार्लियामेंट स्पीकर इज एब्सेंट। तो कह रहे हैं कि क्या उनके पास राइट होते, तो उनके पास राइट होता है कि वोट करने का, ठीक है, यानी कि वो वोट कर सकते हैं इक्वलिटी के कंसेप्ट में। जब यानी कि कौन सा डिप्यूटी स्पीकर भी कर सकते हैं, जब स्पीकर नहीं होगा तो कास्टिंग वोट कौन करेगा, डिप्यूटी स्पीकर करेगा। यानी कि जब हाउस जो भी हाउस को प्रोसाइड करेगा वही आपको उस समय स्पीकर का काम करेगा, चाहे वो डिप्यूटी स्पीकर ही हो या फिर स्पीकर हो। तो ठीक है, इस पर कोई डाउट नहीं आपको रखना है, ठीक है। जो हाउस प्रोसाइड कर रहा है वो सिंपल मानिए आपको, वो क्या है, स्पीकर ही है। लेकिन यानी कि स्पीकर ही है का मतलब क्या, उनके जो स्पीकर की सारी पावर होंगी वो डिप्यूटी स्पीकर के पास आएंगी, रहेंगी, ठीक है। और अगर रही ज्वाइंट सिटिंग की बात करें तो पहले कौन इसे प्रोसाइड करता है, तो पहले अगर नंबर पे अगर बात करते हैं तो पहले स्पीकर करता है। अगर स्पीकर अब्सेंट है तो कौन करेगा, डिप्यूटी स्पीकर करता है। अगर ये डिप्यूटी स्पीकर भी कौन है, अब्सेंट है, तो कौन करेगा, डिप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। ले याद रखिए कि चेयरमैन ऑफ राज्यसभा नहीं, डिप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, ये ध्यान रखिएगा हमेशा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट ट्राइबल स्पीकर ऑफ द लोकसभा। यानी कि जो पहले जो ट्राइबल जो हमारे शेड्यूल जो ट्राइबल स्पीकर हुए हैं वो कौन थे। तो ऑप्शन आपका दिया जीवी मावलंकर, ऑप्शन बी दिया है आपका जीएमसी जोशी, एंड ऑप्शन सी दिया है आपका मनमोहर जोशी, एंड ऑप्शन डी है आपका पीए संगमा। तो जीवी मावलंकर की बात करते हैं तो ये क्या है, ये ओवरऑल फर्स्ट स्पीकर रहे हैं हमारे, ठीक है। जब जब हमारी कंस्टिट्यूएंट असेंबली बनी थी उस समय भी पैरेलल जब हमारी सरकार जो बन रही थी उसमें भी क्या करते थे, ये प्रोसाइड करते थे इस पार्लियामेंट को। तो और जो पहले हमको पूछा क्या गया ट्राइबल, तो पहले ट्राइबल स्पीकर कौन थे आपके, पीए संगमा। पीए संगमा जी क्या थे, पहले ट्राइबल स्पीकर थे। बाद में ये प्रेसिडेंट भी बने हैं अपने यहाँ के, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द स्पीकर ऑफ लोकसभा सेक्रेटरिएट कम्स अंडर द डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ, यानी कि जो लोकसभा का सेक्रेटरिएट है यानी लोकसभा का जो सचिवालय है वो किसके अंडर आता है, डायरेक्ट किसके कंट्रोल में आता है। तो ऑप्शन आपका ए दिया है यूनियन होम मिनिस्ट्री, ऑप्शन बी है यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स, ऑप्शन सी है प्राइम मिनिस्टर, ऑप्शन डी है आपका स्पीकर ऑफ लोकसभा। तो जो लोकसभा का सचिवालय होगा किसके अंडर आता है, स्पीकर ऑफ लोकसभा के अंदर ही आता है, ठीक है। होम मिनिस्ट्री की बात करें, कभी इस समय होम मिनिस्टर कौन है, अमित शाह जी। कौन है, अमित शाह है, मोटा भाई अपना, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन प्राइम मिनिस्टर तो पता ही है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लोकसभा स्पीकर कौन है आपके, ओम बिरला जी। ओम बिरला जी कहाँ के हैं, ये किसकी इनकी विधानसभा क्या है आपका, कोटा राजस्थान, ठीक है, कोटा राजस्थान इनकी कंस्टिट्यूएंसी है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया इज अपॉइंटेड बाई, तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया किसके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। तो ऑप्शन आपका दिया है लॉ मिनिस्टर, ऑप्शन बी है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ऑप्शन सी है आपका स्पीकर ऑफ लोकसभा, ऑप्शन डी है आपका प्राइम मिनिस्टर, एंड ऑप्शन ई है नॉन ऑफ द अबव ऑब्लिक मोर देन वन ऑफ द अबव। तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन अपॉइंट करता है, तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करते हैं। अगर अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया का किस आर्टिकल में मेंशन है, तो आर्टिकल कौन सा है आपका 76, ठीक है। और इसे क्या बोलते हैं, हाईएस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ इंडिया बोला जाता है, लॉ ऑफिसर है ऑफ इंडिया, भारत का सबसे बड़ा विधि का जानकार होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेजेस जनरल डिस्कशन ऑन अ बिल टेक्स प्लेस इन द लोकसभा, यानी किस स्टेज में जनरल डिस्कशन होता है बिल का, ठीक है, लोकसभा में। तो पहला क्या है, ड्यूरिंग इंट्रोडक्शन ऑफ बिल, ऑप्शन बी में है आपका ड्यूरिंग सेकेंड रीडिंग्स, ऑप्शन सी में है आपका ड्यूरिंग रिपोर्ट स्टेज, ऑप्शन डी में है आपका थर्ड रीडिंग। तो अगर आप बिल स्टेज की बात करेंगे तो पहले क्या होता है, इंट्रोडक्शन ऑफ बिल होता है, तो जिसमें क्या होता है, सिर्फ क्या होता है, हाउस जो बिल है वो क्या किया जाता है, मेंबर्स को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, और हाउस का जो सदन होगा यानी जो स्पीकर होगा उनको बताया जाएगा ये हम बिल लेकर आ रहे हैं। तो ये फर्स्ट स्टेज में होता है इंट्रोडक्शन। लेकिन जब सेकंड स्टेज की बात आती है तो उसमें क्या होता है, बिल में थोड़ी बहुत रीडिंग होगी, जनरल डिस्कशन होगा कि क्या क्या चीजें हैं। फिर डिटेल डिस्कशन में क्या होता है कि जब पार्लियामेंट्री जो कमेटीज होती है उनको भेजा जाता है तो वो थर्ड रीडिंग होती है। तो इसमें क्या है, जनरल डिस्कशन किसमें होता है, सेकेंड रीडिंग ऑफ बिल्स, यानी कि ड्यूरिंग सेकेंड रीडिंग में, ठीक है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका,
मनी बिल इज डिफाइंड इन विच ऑफ द आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, यानी मनी बिल को किसमें डिफाइन किया गया है? तो ऑप्शन आपका दिया है 109, ऑप्शन बी है आपका 1010 यानी कि 110, ऑप्शन सी दिया है आपका आर्टिकल 111, ऑप्शन डी दिया आपका आर्टिकल 112। तो मनी बिल के बारे में किसमें दिया? आर्टिकल 110 में मनी बिल को फाइनल डिसीजन कौन देता है? तो वो स्पीकर करते हैं कि ये मनी बिल है और नहीं है। इसका फाइनल डिसीजन कौन देता है? वो स्पीकर देते हैं। ठीक है, अगर हम बात करते हैं आर्टिकल 111 की, तो ये इसमें क्या दिया गया है? इसमें क्या दिया गया? असेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, यानी कि कोई भी बिल है और उनको बिल को जब लॉ यानी प्रेसिडेंट क्या करेंगे? प्रेसिडेंट जब उनको असेंट देंगे तभी वो बिल क्या बन के आएगा? एक्ट। तो यानी 111 में कौन सा आर्टिकल में क्या दिया गया? असेंट ऑफ द प्रेसिडेंट दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर एक्सक्लूसिव पावर ऑफ लोकसभा इन द कंपेरिजन ऑफ टू द राज्यसभा, यानी कि जो कौन सी ऐसी स्पेस एक्सक्लूसिव पावर है, यानी कि जो ऐसी पावर जो लोकसभा के पास है लेकिन राज्यसभा के पास नहीं है, तो कौन सी है? तो ऑप्शन आपका दिया अ मनी बिल और फाइनेंस बिल कैन बी इंट्रोड्यूस ओनली इन द हाउस ऑफ पीपल, ये बिल्कुल सही दिया गया, यानी कि जो मनी बिल होगा और इस फाइनेंस बिल होगा, पहली बात तो दोनों के लिए क्या करना पड़ेगा? प्रेसिडेंट से प्रायर रिकमेंडेशन लेनी पड़ेगी। अब तो और दूसरी बात क्या है कि सिर्फ और सिर्फ कहाँ इंट्रोड्यूस होगा? वो लोकसभा में ही होगा। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट एकदम करेक्ट है आपका। तीसरा कह रहा है रीडिंग ऑफ रिजेक्शन रिगार्डिंग द रिजेक्शन और अमेंडमेंट ऑफ मनी बिल, यानी कि जो भी रिगार्डिंग अमेंडमेंट, जैसे लोकसभा राज्यसभा ने कोई उसमें सुझाव दिया कि आप ऐसा कर लीजिए या कोई चीज़ ऐसा रिजेक्ट कर दी, तो क्या है इनमें कोई भी उनकी बाध्यता नहीं है, उस पर उनकी क्या कंप्लीट फ्रीडम है, वो चाहे एक्सेप्ट करें जो अमेंडमेंट है लोकसभा और रिजेक्ट करें राज्यसभा के कोई भी मतलब सजेशंस, उन पे कोई बाध्यता नहीं है। तो दो ये भी आपका सही है। थर्ड कह रहे हैं द अकाउंटेबिलिटी ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, यानी कि तीसरे में इन सब के लिए जो क्या अकाउंटेबिलिटी जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कब तक रहेगी, वो किस पे डिपेंड करता है? वो लोकसभा पर ही है। अगर लोकसभा में क्या हुआ कि नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो गया तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को रिजाइन करना पड़ेगा, या प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जो है 6 महीने से ज्यादा हो गए, या कोई भी मेंबर अगर 6 महीने से ज्यादा होंगे, तो इसके लिए से अगर राज्यसभा लोकसभा की बात कर रहे हैं, तो अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर उनमें फेल हुए यानी बजट पास नहीं हुआ, तो उनको क्या करना पड़ेगा? रिजाइन करना पड़ेगा। तो ये भी आपका स्टेटमेंट सही है। फोर्थ कह रहा है कंसर्निंग द क्रिएशन ऑफ वन और मोर ऑल इंडिया सर्विसेज, तो ये एक्सक्लूसिव पावर राज्यसभा की है ना कि लोकसभा की, तो ये आपका यहाँ पर गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा सही है? 1, 2 एंड 3। तो 1, 2 एंड 3 किसमें दिया आपका? ऑप्शन बी में दिया है। तो ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इन विच ईयर राज्यसभा कंस्टिट्यूटेड फॉर द फर्स्ट टाइम, यानी राज्यसभा पहली बार कब बनी थी? ऑप्शन ए दिया है 1950, ऑप्शन बी है 1951, ऑप्शन सी दिया है आपका 1952, ऑप्शन डी दिया है 1953। तो पहली बार कब बनी थी? 1952 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। राज्यसभा कंसिस्ट ऑफ, राज्यसभा मतलब किसके क्या हैं? तो ऑप्शन दिया ए में 280 मेंबर ऑफ विच 20 मेंबर आर नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो ये भी आपका गलत है। ऑप्शन बी में है 270 मेंबर्स ऑफ विच 18 मेंबर्स आर नॉमिनेटेड बाय, यानी कि 275 मेंबर, उसमें 18 नॉमिनेटेड प्रेसिडेंट के। ऑप्शन सी कह रहे हैं 250 मेंबर है ऑफ विच 12 मेंबर्स आर नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ऑप्शन डी दिया आपका 252 मेंबर्स ऑफ विच 12 मेंबर्स आर नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट। तो राज्यसभा में क्या है आपके 250 मेंबर, यानी 250 मेंबर ऑफ विच 12 जो है आपके नॉमिनेटेड करते हैं, प्रेसिडेंट करते हैं। कहाँ से करते हैं? या वर्ड आप लीजिए, याद कर लीजिए, लिटरेचर, आर्ट, साइंस और सोशल साइंस, नहीं सोशल वर्क से, यानी जो, तो ये 4 फील्ड से क्या करते हैं? 12 लोगों को नॉमिनेट किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। द मेंबर ऑफ राज्यसभा इज इलेक्टेड, यानी कि जो मेंबर ऑफ राज्यसभा इलेक्टेड होते हैं, यानी टेन्योर पूछा गया है एक तरह से इनडायरेक्टली, क्या लिखा हो? टेन्योर कितना होता है राज्यसभा के मेंबर का? तो वो होता है आपका 6 ईयर। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट, राज्यसभा इज कॉल्ड परमानेंट हाउस बिकॉज, राज्यसभा को हमेशा परमानेंट हाउस बोला जाता है, स्थायी हाउस बोला जाता है, सदन बोला जाता है, क्यों? कहते हैं कि ऑप्शन ए में दिया ऑल मेंबर आर लाइफ लॉन्ग, ठीक है, ये भी गलत है। ऑप्शन बी दिया इट कैन नॉट बी डिजॉल्व, यानी कि इसको क्या किया जा सकता है? स्थगन नहीं किया जा सकता, इसको डिजोल्यूशन नहीं हो सकता, ये इसलिए इसको बोला जाता है परमानेंट हाउस। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। ठीक है, अकॉर्डिंग टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन राज्यसभा इज डिजॉल्व वंस इन अ 2 ईयर। ऑप्शन बी दिया है इज डिजॉल्व एवरी 5 ईयर, ऑप्शन सी है इज डिजॉल्व एवरी 6 ईयर, ऑप्शन डी दिया है इज नॉट सब्जेक्ट टू डिसोल्यूशन।
जब परमानेंट हाउस है तो वो क्या है, डिसोल्यूशन के लिए हो ही नहीं सकती। ये देखिए सारे लगभग मिलते जुलते क्वेश्चन है, लेकिन हमने क्या है वर्ड के जो खेला गया है, आयोग ने खेले हैं वर्ड घुमा घुमा कर, तो इसलिए हमने ये क्वेश्चन सेम ही आंसर देख पा रहे होंगे, इट इज नॉट सब्जेक्ट टू डिसोल्यूशन। दूसरा क्या, इट कैन नॉट बी डिसॉल्व। ये वर्ड लिया गया ताकि आपको समझ में आए कि कैसे वर्ड में घुमाकर आपके साथ ही खेलते हैं आयोग वाले, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इट इज नॉट सब्जेक्ट टू डिसोल्यूशन, डिसोल्यूशन के लिए नहीं है, ठीक है, यानी कि परमानेंट हाउस है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द मेंबर ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट्स आर इलेक्टेड बाई, तो मेंबर ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट किसके द्वारा इलेक्टेड होता है? ऑप्शन ए दिया है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ स्टेट, ऑप्शन बी है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट, ऑप्शन सी दिया है मेंबर ऑफ बोथ हाउसेस लेजिस्लेटिव असेंबली और काउंसिल के द्वारा, ऑप्शन डी है मेंबर ऑफ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एंड ग्राम पंचायत। तो किसके द्वारा इलेक्टेड होते हैं? तो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली में जो मेंबर होते हैं उनके द्वारा क्या किया जाता है, राज्यसभा के जो मेंबर हैं उनको इलेक्ट किया जाता है। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। राइट टू डिसॉल्व द राज्यसभा इज वेस्टेड इन, यानी कि राज्यसभा को डिसॉल्व करने की जो पावर है किस पे निर्भर करती है? तो ऑप्शन ए दिया प्रेसिडेंट, ऑप्शन बी है आपका वाइस प्रेसिडेंट, ऑप्शन सी है आपको सुप्रीम कोर्ट, ऑप्शन डी दिया है नन ऑफ द अबव। तो ऑप्शन क्या है डी, नन ऑफ द अबव, क्योंकि जब इसको डिसॉल्व ही किया नहीं जा सकता तो किसी की पावर होगा ही नहीं, ठीक है। तो क्या होगा, ऑप्शन इसका डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट रिगार्डिंग द राज्यसभा, यानी कि राज्यसभा के बारे में क्या कौन सा एक स्टेटमेंट है जो आपका सही है? तो कह रहे हैं ऑप्शन ए में 1/3 ऑफ इट्स मेंबर रिटायर्ड एवरी 2 ईयर्स, ठीक है। ऑप्शन बी में दिया है 1/2 ऑफ इट्स मेंबर रिटायर एवरी 2 ईयर, यानी आधे मेंबर हर 2 साल में रिटायर होते हैं। ऑप्शन बी है 1/2 ऑफ इट्स मेंबर रिटायर एवरी 3 ईयर, यानी आधे मेंबर हर 3 साल में रिटायर होते हैं कह रहे हैं। ऑप्शन डी दिया है कि 1/3 ऑफ इट्स मेंबर रिटायर एवरी 3 ईयर, यानी कि 1/3 मेंबर हर तीसरी साल रिटायर होते हैं। तो क्या है आपका 1/3 ऑफ इट्स मेंबर रिटायर एवरी, हर 2 साल में 1/3 मेंबर रिटायर होते हैं, ठीक है, हर दूसरी साल में 1/3। जैसे मान लो 12 मेंबर हैं, अब 6 साल का टेन्योर होगा तो 1/3 कितना होगा, यानी 4 मेंबर हर 2 साल में क्या होंगे, रिटायर होंगे। तो जब 4 रिटायर होंगे तो दूसरे 4 वो आ जाएंगे, फिर दूसरी साल क्या होंगे, वो 4 रिटायर होंगे तो दूसरे और 4 आ जाएंगे। समझ पा रहे होंगे? तो इस तरह से क्रम चलता रहता है, इसलिए क्या है परमानेंट हाउस हमेशा बना रहता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कम्स अंडर द एक्सक्लूसिव पावर ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट, यानी कि जो राज्यसभा के लिए एक्सक्लूसिव पावर है, यानी कि यूनिक पावर है, स्पेशल पावर है, यानी कि काउंसिल ऑफ जो लोकसभा है उस पर पावर नहीं है, तो कौन सी ऐसी पावर है? ऑप्शन ए का दिया है क्रिएशन ऑफ न्यू ऑल इंडिया सर्विसेज, और ऑप्शन बी में है इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ड्यूरिंग कैजुअल वैकेंसी, ऑप्शन सी दिया है अबोलिशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ एनी स्टेट्स, एंड ऑप्शन डी दिया है रिमूवल ऑफ इट्स चेयरमैन। तो जो एक्सक्लूसिव पावर की बात करते हैं तो वो क्या है, क्रिएशन ऑफ ऑल इंडिया न्यू सर्विसेज, क्रिएशन ऑफ न्यू ऑल इंडिया सर्विसेज क्रिएट करने के लिए किसके पास एक्सक्लूसिव पावर है? तो वो है आपका राज्यसभा। जैसे IAS है, ऑल इंडिया एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस है, अगर इसको अबोलिश करना है या कोई ऑल इंडिया IAS जैसे जो कोई भी ऑफिशियल और भी अगर ऑल इंडिया सर्विसेज क्रिएट करें, जैसे मेडिकल में कोई ऐसी ऑल इंडिया सर्विसेज नहीं है, तो अगर उसको क्रिएट करना है ऑल इंडिया सर्विसेज तो कौन से उसके पास किसके पास एक्सक्लूसिव पावर है? तो वो है आपका काउंसिल ऑफ स्टेट, यानी इसी को क्या बोलते हैं, राज्यसभा। इसी को दूसरा नाम क्या होता है, अपर हाउस, ठीक है। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर फॉर दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग द पावर ऑफ पार्लियामेंट टू लेजिस्लेट ऑन अ मैटर ऑफ स्टेट लिस्ट, यानी कि जो पावर है लेजिस्लेशन के लिए पार्लियामेंट के पास स्टेट लिस्ट में, वो क्या करेक्ट नहीं पूछा गया, करेक्ट पूछा गया नहीं है, कहीं नॉट करेक्ट पूछा गया, इसलिए हम देखिए अंडरलाइन भी कर देते हैं हर बार। कह रहे हैं राज्यसभा हैज टू डिक्लेयर दैट इट वुड बी अ नेसेसरी इन द नेशनल इंटरेस्ट, ठीक है। ऑप्शन ए में बी में दिया है क्या, अ रेजोल्यूशन हैज टू बी पास्ड बाय राज्यसभा बाय नॉट लेस देन 2/3 ऑफ इट्स मेंबर एंड मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग। ऑप्शन बी दिया है द लेजिस्लेशन कुड बी फॉर द होल और एनी पार्ट ऑफ द कंट्री, ठीक है, ये भी किया जा सकता है। ऑप्शन डी दिया है वह ओनली द राज्यसभा कैन मेक लॉज विथ रिस्पेक्ट टू अ मैटर इन द स्टेट लिस्ट इन द नेशनल इंटरेस्ट, यानी कह रहे हैं कि राज्यसभा ही केवल स्टेट लिस्ट से कोई नेशनल इंटरेस्ट के लिए लॉ बना सकती है। तो ये आपका स्टेटमेंट रॉन्ग है कि राज्यसभा के पास एक्सक्लूसिव पावर है। कौन सा आर्टिकल होता है, 249। इस 49 के अंदर रेजोल्यूशन अगर राज्यसभा ने पास कर दिया स्पेशल मेजोरिटी से, तो क्या करेगी, लोकसभा के पास यानी पार्लियामेंट के पास आएगी, ना कि लोकसभा।
तो ठीक है, उसे क्या बोलते हैं, पार्लियामेंट के पास पावर आ जाएगी 1 साल के लिए वो किसी भी जिस स्टेट के बारे में पास किया गया है तो वो स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट के बारे में या कोई भी लॉ पास कर सकती है पार्लियामेंट। तो ठीक है, कौन सा रॉन्ग पूछा गया कि नॉट करेक्ट क्या है, तो ये राज्यसभा ही केवल नहीं, ओनली राज्यसभा नहीं है, और राज्यसभा प्लस लोकसभा आएगी तब ये आपका स्टेटमेंट क्या होगा, आपका करेक्ट होगा, क्योंकि उसमें फिर प्रेसिडेंट की भी असेंट भी आ जाएगी। ठीक है, तो ऑप्शन इसका डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कह रहे हैं राज्यसभा में इसमें दिए कुछ स्टेटमेंट्स दिए हैं, उनके बारे में हमें देखना है, करेक्ट पूछा गया है। तो पहला स्टेटमेंट कह रहा है द राज्यसभा हैज नो पावर आइदर और टू रिजेक्ट और अमेंड अ मनी बिल। तो ये बिल्कुल सही बात है कि राज्यसभा के पास पावर नहीं है, मतलब कर सकती है वो, लेकिन उस पर क्या कोई ऐसा डिस्कशन या डिस्क्रिशनरी पावर ऐसा कोई काम नहीं कर सकती है। ठीक है, ये तो क्या है आपका सही है, तो पहला स्टेटमेंट आपका क्या है, करेक्ट है। ऑप्शन बी कह रहा है द राज्यसभा कैन नॉट वोट ऑन द डिमांड्स ऑफ ग्रांट। तो ये भी एकदम करेक्ट सही है कि आपका डिमांड्स ऑन ग्रांट्स पे वोट नहीं कर सकती है राज्यसभा, कौन करेगा, सिर्फ लोकसभा वोट करता है। ठीक है, तीसरा कह रहा है कि द राज्यसभा कैन नॉट डिस्कस एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट को ही क्या बोलते हैं, बजट। तो ध्यान रखिएगा बजट शब्द कभी भी कहीं पर कॉन्स्टिट्यूशन में इस्तेमाल नहीं किया गया है। ठीक है, कह रहा है कि राज्यसभा जो डिस्कस नहीं कर सकती, तो ये अब गलत है कि डिस्कशन कर सकती है पर वोटिंग नहीं कर सकती है। राज्यसभा बजट को डिस्कस करेंगे, डिस्कस होगा प्लस वोट नहीं कर सकती है, तो तीसरा स्टेटमेंट आपका क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। तो कौन सा स्टेटमेंट सही है, 1 और 2 आपका करेक्ट है। तो ऑप्शन आपका बी इज द राइट आंसर पर, यानी कि बी में दिया कि 1 एंड ओनली, बी एंड 1 एंड 2 ओनली। तो कौन सा सही है, 1 और 2 सही है, तो ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसमें बोला गया है विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एम्पावर्स द पार्लियामेंट टू लेजिस्लेट ऑन द सब्जेक्ट ऑफ स्टेट लिस्ट। तभी हमने थोड़ी देर पहले जब बता रहे तो उसमें बताया था किस आर्टिकल के अंडर स्पेशल पावर है, तो आर्टिकल 249। तो ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगर आप बात करें आर्टिकल 170, इसको क्या बोलते हैं, ये इसमें क्या होता है, फाइनेंस बिल होता है। क्या होता है, फाइनेंस बिल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग, इसमें कुछ स्पेशल पावर्स के बारे में बात की, इस पास स्पेशल पावर्स हैज बीन कन्फर्ड ऑन द राज्यसभा बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो क्या स्पेशल पावर है वो हम लोग देख रहे हैं। तो पहला स्टेटमेंट दिएगा अ चेंज द एग्जिस्टिंग टेरिटरी ऑफ ए स्टेट एंड टू चेंज द नेम ऑफ स्टेट। तो ये तो एक्सक्लूसिव पावर नहीं है, क्योंकि राज्यसभा और लोकसभा दोनों ही मिलकर एक रेजोल्यूशन पास कर दी तभी ये हो सकता है। ठीक है, दूसरा कह रहा है to pass a resolution empowering the parliament to make law in the state list and to create one or more all India services। तो एक्सक्लूसिव पावर है, तो यानी स्पेशल पावर कौन सा है, तो ये आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, आपका आंसर बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। यानी एक्सक्लूसिव पावर है ऑल इंडिया सर्विस क्रिएट करने के लिए और स्टेट लिस्ट पे काम करने के लिए कौन सा, आर्टिकल 249। ये जरूर याद रखिएगा, आर्टिकल 249। ऑल इंडिया सर्विसेज की अगर बात करें तो आर्टिकल कौन सा, 312। ठीक है, तो कौन सा स्टेटमेंट आपका सही होगा, स्टेटमेंट ऑप्शन कौन सा है, बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अ रेजोल्यूशन पास्ड बाय राज्यसभा अंडर द आर्टिकल 249 of the constitution empowering parliament to legislate on a state subject in the national interest remain in force for a period। अगर कह रहे हैं कि राज्यसभा ने आर्टिकल 249 के तहत एक रेजोल्यूशन पास कर दिया है, तो ये जो स्टेट लिस्ट में पावर है, एम्पावर करेगी पार्लियामेंट को स्टेट लिस्ट में लॉ बनाने के लिए, वो कितने टाइम पीरियड तक वैलिड रहे। ठीक है, तो ऑप्शन ए दिया है नॉट एक्सीड 6 मंथ, ऑप्शन बी है नॉट एक्सीडिंग 2 ईयर्स, ऑप्शन सी दिया है नॉट एक्सीडिंग 1 ईयर्स, ऑप्शन डी दिया है नॉन ऑफ अनलिमिटेड टाइम, यानी कि असनिश्चित कालीन के लिए। तो ऐसा नहीं है, ये एक साल से ज़्यादा नहीं हो सकता, तो ऑप्शन क्या होगा, सी इज द राइट आंसर, यानी कि नॉट एक्सीडिंग 1 ईयर, एक साल से ज़्यादा नहीं हो सकता है, तो ऑप्शन कौन सा इसका, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या है आपका, राज्यसभा हैज इक्वल पावर विथ लोकसभा, यानी कि कौन से ऐसे मैटर हैं जिसमें राज्यसभा और लोकसभा के पास इक्वल पावर है। तो ऑप्शन आपका दिया है द मैटर्स ऑफ क्रिएटिंग न्यू ऑल इंडिया सर्विसेज। तो ये एक्सक्लूसिव पावर है किसकी है, ये राज्यसभा की एक्सक्लूसिव पावर है। ऑप्शन बी दिया अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन,
ठीक है, ऑप्शन सी दिया आपका रिमूवल ऑफ गवर्नमेंट, ऑप्शन डी दिया आपका मेकिंग कट मोशन। तो एक्सक्लूसिव पावर नहीं है, तो बराबर पावर किसमें है आपका, ये आपके किसमें है, अमेंडिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में दोनों को इक्वल पावर दी गई है। अगर बात करें मेकिंग ऑफ कट मोशन, रिमूवल ऑफ जो गवर्नमेंट है, तो ये कहाँ पर होगा, अगर गवर्नमेंट कभी रिमूव होगी जब नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो या अब जो मनी बिल हो वो फेल हो जाए, पास ना हो पाए, तो इस केस में ये एक्सक्लूसिव पावर है आपकी किसकी, लोकसभा की। इक्वल पावर कौन सी है, तो ये है आपकी अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी होगा। अगर ऑर्डिनरी बिल है तो उस केस में भी क्या होगा, इक्वल पावर भी होगा ऑर्डिनरी बिल में भी। ठीक है, तो ये दोनों चीजें आप ध्यान रखिएगा। देखते हैं सेकंड लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स करेक्टली डिस्क्राइब द फोर्थ शेड्यूल, यानी कि चौथे शेड्यूल में क्या दिया गया इसके बारे में करेक्ट बता रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन ए दिया गया है क्या, इट लिस्ट्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स बिटवीन यूनियन एंड स्टेट्स, यानी कि इसमें लिस्ट दी गई डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर और यूनियन स्टेट, तो ये आपका रॉन्ग है। ये किस शेड्यूल की बात कर रहा है, ये 7th शेड्यूल की बात कर रहा है। किस शेड्यूल की बात कर रहा है, 7th शेड्यूल। कौन से आर्टिकल, आर्टिकल 246 के अंदर कितनी लिस्ट होती हैं आपकी, 3 लिस्ट होती हैं, स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट और कॉनकरेंट लिस्ट। तो याद रखिएगा 3 लिस्ट है। फिर भी कह रहा है इट कंटेन द लैंग्वेज ऑफ लिस्टेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, तो ये भी रॉन्ग है। लैंग्वेज किस में दिया गया है, 8th शेड्यूल में दिया गया है। कितनी लैंग्वेज आपकी, 22 लैंग्वेज है, याद रखिएगा हमेशा। तो थर्ड कह रहा है इट कंटेन द प्रोविजन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द ट्राइबल एरिया, तो ये भी आपका गलत है। किसकी बात कर रहा है, 5th शेड्यूल की बात कर रहा है। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। पहला नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है, इट एलोकेट सीट इन द काउंसिल ऑफ स्टेट, तो ये अब चौथे स्टेट में जो शेड्यूल है उसमें क्या कहा गया है, इट एलोकेट्स सीट्स इन द काउंसिल ऑफ स्टेट, यानी कि राज्यसभा में जो राज्यसभा में सीटों का विवरण है या वो है निर्धारण है, वो कौन कर, किसमें मेंशन है, वो चौथे शेड्यूल में दिया गया, 4th अनुसूची में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट की तरफ। लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का। Which of the following article of Indian Constitution empowers the Parliament to legislate on any matters in the state list? यानी कि पार्लियामेंट को कौन सी आर्टिकल है जो जिसमें क्या स्टेट लिस्ट में कानून बनाने के लिए एम्पावर करता है। तो ऑप्शन आपका ए दिया है आर्टिकल 115, ऑप्शन बी है आर्टिकल 116, ऑप्शन सी है आर्टिकल 226 एंड ऑप्शन डी दिया है आर्टिकल 249। तो कौन सा आर्टिकल है वो एक्सक्लूसिव, तो वह आर्टिकल 249। अगर आर्टिकल 226 की बात करते हैं तो ये क्या है, स्पेशल राइट्स दिए गए हैं, यानी कि जो रिट्स है ये हाई कोर्ट के लिए दिया गया है। अगर हाई कोर्ट इशू करेगा तो वो किस आर्टिकल के तहत, तो वो हाई कोर्ट किसकी तरफ से और किस आर्टिकल के तहत, तो आर्टिकल 226, यानी कि फंडामेंटल राइट को इन्फोर्स कराना होगा। तो इन्फोर्समेंट किसके कराने के लिए क्या करेगा, फंडामेंटल राइट को इन्फोर्स करा सकता है, इन्फोर्समेंट के लिए आर्टिकल दिया गया हाई कोर्ट को 226। तो आज की क्लास को यहीं पर एंड करते हैं। थैंक यू फॉर वाचिंग। चैनल को जरूर लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसे ही लगातार वीडियो पाने के लिए चैनल को मस्त जरूर से जरूर सब्सक्राइब करिए। कमेंट जरूर करिए, कमेंट बॉक्स पे आप जरूर स्कोर अपना टाइप करें, और जिससे आप अपनी खुद की नॉलेज की भी एनालिसिस कर सके कि हमारे किस पानी में है, कितने गहरे पानी में हम लोग चल रहे हैं। ठीक है, तो स्कोर जरूर अपना कमेंट बॉक्स में टाइप करें। सो थैंक यू फॉर सो मच, थैंक यू फॉर टुडे।